हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं गति यानी मोशन चैप्टर की, जो कि ये भाग 2 है यानी पार्ट 2 है। मैं पार्ट 1 में ही पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं करा सका, इसलिए मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोशन में आवर्ती गति की, यानी आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं। तो कह रहा है जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समय अंतराल में अपने ही गति की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। यानी जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समय में अपने ही गति की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, घड़ी के सुइयों की गति, दूसरा क्या कह रहा है, पृथ्वी के घूर्णन की गति और पृथ्वी के परिभ्रमण की गति। आइए इसको इस तरीके से समझते हैं। जैसे ये घड़ी है, यहाँ पे इसके कुछ समय के कोड दिए गए हैं। अब ये यहाँ पे ऐसे है। अब यहाँ पे जैसे सपोज कर लीजिए कि एक मिनट की सुई है, अब ये मिनट की सुई है, अब ये 12 पर है, ये घूमते हुए 1 घंटा में पुनः कहाँ चली आएगी, 12 पर। तो यानी यहां से शुरू 12 से शुरू हुई और 1 घंटे में एक निश्चित समय में फिर पुनः किस स्थिति पर आ गई, 12 बजे पर ही आ गई। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो किस गति में है, आवर्ती गति में है। ये घड़ी की सुइयां किस गति में है, आवर्ती गति में। इसी प्रकार से अब जैसे मिनट की सुई जो है, मिनट की अगर सुई की बात की जाए, मिनट की सुई, अगर मिनट की सुई की बात की जाए तो ये 60 मिनट में ये जो है वो अपने फिर से गति को क्या करती है, मतलब अपने पथ की यानी अपने गति की क्या करती है, पुनरावृत्ति करती है। यदि हम लोग घंटे की सुई की बात करें, घंटे की सुई की बात करें, घंटे की सुई, तो घंटे की सुई क्या करती है मेरे भाई, 12 घंटे में, यानी 12 घंटे में अपने जो गति है उसकी पुनरावृत्ति करती है। यदि सेकेंड की सुई की बात करें, सेकेंड की सुई की बात करें, सेकेंड की सुई की, तो ये भी क्या है मेरे भाई, 60 सेकेंड में अपने जो है पथ की गति की पुनरावृत्ति करती है। तो ये है घड़ी की सुइयों की गति। आप लोग जानते होंगे पृथ्वी की घूर्णन गति, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए पृथ्वी है। अब पृथ्वी 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। 23.5 डिग्री क्या है मेरे भाई, ये झुकी हुई है। अब यहां से ये इसका अक्ष है, अब ये इस प्रकार से क्या करती है मेरे भाई, गति करती है। पृथ्वी इस प्रकार से क्या करती है, गति करती है। अब ये गति कर रही है अपने ही अक्ष पर, और ये जब गति कर रही है तो यानी घूर्णन गति कर रही है अपने अक्ष पर। कौन सी गति करती है, तो घूर्णन गति करती है। अब घूर्णन गति करती है तो यानी कब अपने गति को फिर से, मतलब अपनी गति को कब से दोहराती है, पुनरावृत्ति कब करती है, तो मेरे भाई 24 घंटे में। कितने घंटे में, यानी घूर्णन गति इसका कितने घंटे में होता है, 24 घंटे में। यदि यही हम लोग बात कर ले परिभ्रमण गति की, तो यानी यहाँ पे एक सूर्य है और सूर्य के ही चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। और परिभ्रमण जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। और पृथ्वी जो है सूर्य का परिभ्रमण करने में 1 साल यानी 365 दिन का समय लेती है, 365 दिन का समय लेती है। अब इसमें एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग कि आवर्ती गति में किसी भी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। यानी यदि कोई भी घड़ी की सुई यानी मिनट की सुई अगर यहाँ 12 से चल करके फिर पुनः 12 पर चली आती है तो उसको यहां से यहां तक फिर अपनी गति की पुनरावृत्ति करने के लिए जितना समय लगेगा, जितने समय में वो अपनी गति को फिर से दोहराएगी, उसी को इसका क्या कहा जाता है, आवर्त काल कहा जाता है। इसी को इसका आवर्त काल कहा जाता है, या इसी को हम लोग समयांतराल भी बोलते हैं। इसी को हम लोग समयांतराल भी बोलते हैं। इसी को हम लोग समयांतराल भी बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं सरल आवर्त गति की, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सरल आवर्त गति क्या होता है, चलिए मेरे भाई देखते हैं। जब कोई पिंड एक सरल रेखा में
आगे पीछे गति करता है, या तो ऊपर नीचे भी हम लोग कह सकते हैं। जब कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे ऊपर नीचे गति करता है तो इस गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो घड़ी के लोलक की गति, घड़ी के लोलक की गति जैसे इस प्रकार आप लोग समझिए, ये सपोज करिए कि घड़ी के लोलक को हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, अब यहाँ पे हमने क्या बना दिया, घड़ी का लोलक बना दिया मेरे भाई। अब जरा इस चीज को समझिएगा, अब जरा ये समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साम्यावस्था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साम्यावस्था, साम्यावस्था बोलेंगे। इस यहां से यहां वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। इसका क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। और यदि ये यहां से यहां गया, अपने साम्यावस्था से बाएं गया और बाएं से सीधे पूरा दाहिने आया और दाहिने से फिर साम्यावस्था में आया, तो इतने चीज को ये यहां से यहां जो चला गया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी समय को क्या बोलेंगे, हम लोग आवर्त काल बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्त काल बोलेंगे। ये जितना दोलन किया है इसी को हम लोग आवर्त काल बोलेंगे। अब चलिए इस चीज को जरा समझते हैं। क्या कह रहा है कि अब ये घड़ी का लोलक है, अब घड़ी का लोलक है, अगर ये साम्यावस्था, इसमें कह रहा है कि साम्यावस्था क्या होती है, तो अगर घड़ी का लोलक अपने ही उसी स्थिति में बना हुआ है, इस पर यानी कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ये अपनी पूर्ण मूल स्थिति में बना हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साम्यावस्था या माध्य स्थिति। और लेकिन जैसे ही ये गति करने लगता है यानी दोलन करने लगता है, तो दोलन करेगा तो एक दोलन में जितना समय लगता है उसी को उसका क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन करने में जो घड़ी का लोलक है उसको जितना समय लगता है उसी को हम लोग एक आवर्तकाल कहते हैं। जैसे अब यहां से लोलक जो है अपने माध्य स्थिति से कहां जाएगा मेरे भाई, बाएं। अब बाएं से गया तो फिर पूरा कहां जाएगा, दाएं, और दाएं से फिर कहां पे आएगा, अपने माध्य स्थिति पे आएगा, इस वाले पोजीशन पे आएगा। और इतना ही दोलन करने में ये एक दोलन कहलाता है। ये यहां से चला गया, यहां से चला गया और ये चला गया, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक दोलन। इसको ही हम लोग एक दोलन बोलते हैं। और एक दोलन चलने में इसके द्वारा लिए गए समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तक काल बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आवृत्ति किसे कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि एक सेकेंड में जितना दोलन ये कर सकता है, एक सेकेंड में जितना दोलन ये पेंडुलम यानी घड़ी का जो लोलक है वो कर सकता है, एक सेकेंड में दोलनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का अगर आप लोगों को मात्रक बताया जाए कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होता है मेरे भाई, हर्ट्ज, यानी चक्रण प्रति सेकेंड। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं चक्रण प्रति सेकेंड, ये भी हम लोग कह सकते हैं चक्रण प्रति सेकेंड। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। हम लोग बात करने वाले हैं दूरी यानी डिस्टेंस की। यानी दूरी क्या होता है, तो कह रहा है गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समयांतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को, मार्ग की संपूर्ण लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मार्ग की संपूर्ण लंबाई को जो एक विशिष्ट समयांतराल में तय की गई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। एक चीज आप लोगों को, ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्टेंस से रिलेटेड, इसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। दूरी सदैव धनात्मक होती है, यानी दूरी का मान धनात्मक ही होता है, यानी पॉजिटिव होता है, वो ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती है। दूरी में केवल परिमाण को, दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, यानी दिशा को व्यक्त नहीं करता है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। और यदि दूरी की मात्रक की बात की जाए, SI मात्रक का, तो इसका क्या होता है, मीटर होता है। इतनी चीजें आप लोगों को याद करनी है। जैसे देखिए, सपोज करिए कोई बिंदु A है और A से कोई व्यक्ति चला कहां पे, बिंदु B पर, और B से कहां चल गया, वो बिंदु C पर।
अब बिंदु ए से बी तक जाने में उसको 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और यहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर यहाँ से बिंदु डी पे जाता है। कहाँ जाता है? बिंदु डी पे जाता है। बिंदु डी पे जाता है जो कि ये दूरी है आपकी 4.5 किलोमीटर। ये दूरी है आपकी 4.5 किलोमीटर। अब ये अगर यहां बोल दिया कि ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी चली गई है, तो आप लोगों को क्या करना है? सारे को जोड़ देना है। सारे को जोड़ देना है, यानी 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर। 4 3 7 4 11, यानी 11.5 किलोमीटर ये इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, यानी इतना किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा मेरे भाई। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो ये होता है डिस्टेंस, यानी संपूर्ण जो चली गई मार्ग की लंबाई होता है। संपूर्ण चले गए मार्ग की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी धनात्मक हो सकती है, शून्य नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें दिशा नहीं होती है, अदिश राशि होती है। तो चलिए भाई, जैसे हम लोग बात करते हैं कि विस्थापन और दूरी को कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो एक चीज समझिएगा। जैसे कोई वस्तु है, अब गतिमान है, ये बिंदु ए से चलता है कहां तक? बिंदु बी तक चलता है। अब बिंदु बी तक चलने में इसे 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, या 4 किलोमीटर की मार्ग को तय करता है। अब बिंदु बी से बिंदु सी तक जाता है। अब बिंदु सी तक जाने में ये सपोज करो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर बिंदु सी से बिंदु डी तक जाने में ये 2 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। यहाँ डी तक पहुंच गया है। अब डी से ये ई तक पहुंचने में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ई तक पहुंच गया। अब ई से जो है ये तिरछा आता है और कितना दूरी चलता है मेरे भाई? 3.2 किलोमीटर। ये कितना चलता है? 3.2 किलोमीटर। इस तरीके से तिरछा चलता है। अब यही बोल रहा है कि इसका पूरा जो है ये बिंदु यफ आ गया। ये बिंदु कितना आ गया? यफ आ गया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि मेरे भाई इसमें आपका विस्थापन बताना है और दूरी, यानी इसमें आपको विस्थापन और दूरी दोनों को बताना है। विस्थापन और दूरी दोनों को बताना है कि इसमें दोनों का मान क्या होगा। तो मेरे भाई आप लोग एक चीज देखिए, पहले अगर हम लोग विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कह क्या रहा है कि न्यूनतम दूरी को, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब बताइए, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु यहां से चला था और इसका अंतिम बिंदु क्या है? यफ। अब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ये देखिए दोनों जो है एक ही लाइन के सीध में, यहां तक यफ है, यहां तक सी के ही सीध में तो है यफ। और सी से बी तक की दूरी कितनी है मेरे भाई? 3 किलोमीटर। तो ए से यफ तक भी इसके बी और सी के बराबर ही है, यानी ये भी दूरी कितनी होगी मेरे भाई? तो ए से यफ तक की अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो ये कितना होगा? 3 किलोमीटर। यानी विस्थापन हमारा कितना निकल के आ गया? 3 किलोमीटर, जो कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है, या इसको हम लोग विस्थापन बोलेंगे। अंतिम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का विस्थापन है। लेकिन यदि हम लोग दूरी निकालें तो क्या दूरी ये होगा? ए से एफ के बीच की दूरी क्या 3 किलोमीटर आएगी? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। ए से एफ के बीच की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दूरी कहता है कि चले गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को हम दूरी कहते हैं। चले गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जिसमें ए से बी तक कितना है? 4 किलोमीटर, तो पहले हम 4 लिखेंगे। प्लस बी से सी तक में कितना चलना है? 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर लिखेंगे। सी से डी तक कितना चलना है? 2 किलोमीटर, तो 2 लिखेंगे। डी से ई तक कितना चलना है? तो 2.5, तो 2.5 लिखेंगे। अब ई से एफ तक कितना चलना है? तो मेरे भाई 3.2 किलोमीटर चलना है। अब इस पूरे को जब हम लोग काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 3 7 2 9 2 11 11 3 14 और 14 दशमलव, ये 5 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7, यानी 14.7 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? ये दूरी निकल जाएगी। चलिए आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब चाल के बारे में। चाल को हम लोग इंग्लिश में स्पीड करते हैं।
कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। उस वस्तु की क्या कहते हैं मेरे भाई, चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है। क्यों अदिश राशि होती है? क्योंकि इसमें परिमाण होती है, लेकिन दिशा नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती, इसीलिए ये अदिश राशि है। चाल का यदि एसआई मात्रक की बात की जाए तो क्या होता है मेरे भाई, मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि हम लोग चाल का सूत्र की बात करें कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। इसी से सवाल भी बनेंगे, जो मैं एमसीक्यू लेके आया हूं इसमें इससे सवाल रिलेटेड हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वेग यानी वेलोसिटी की। तो मेरे भाई सेम चीज कह रहा है। देखिए, चाल में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और वेग में एकांक समय में हुए विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, वेग कहते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं मेरे भाई, वेग कहते हैं। और वेग एक क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसका भी चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि हम लोग वेग की बात करें तो वेग का फार्मूला होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग को भी एरो से दर्शा सकते हैं और विस्थापन को भी एरो से, क्योंकि वेग भी सदिश होता है, विस्थापन भी सदिश राशि होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं औसत चाल यानी एवरेज स्पीड की। तो औसत चाल क्या होता है, देखिए, कह रहा है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, औसत चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। और औसत चाल यानी एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि तात्कालिक चाल क्या होता है। तात्कालिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा है। तो तात्कालिक चाल क्या है, किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु की, किसी निश्चित समय पर, इस पॉइंट को याद रखिएगा, किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु की चाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तात्कालिक चाल कहते हैं। अच्छा, किसी निश्चित समय पर क्या है, जैसे आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, अब जब या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जैसे ही मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपने स्पीड वगैरह बढ़ाया या कम किया, स्लो किया, जो भी है, या मीडियम स्पीड से ही चल रहे हैं, जिस टाइम आप गाड़ी की स्पीड को चेक करते हैं वही उसका क्या कहलाता है, तात्कालिक चाल कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। औसत चाल के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी की। तो क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल विस्थापन तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, औसत वेग बोलेंगे। औसत वेग का मतलब क्या है कि किसी निश्चित समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल विस्थापन को तय करने में कुल लगे समय के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, औसत वेग बोलेंगे। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। और यदि हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में, जब किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो, उस टाइम पे औसत वेग क्या होता है मेरे भाई, तो होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा के 2। इस फार्मूले से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी की। यानी सापेक्ष वेग जिसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, इसमें दो कंडीशन बनते हैं मेरे भाई। कंडीशन क्या बनता है, जब दोनों वस्तु एक ही दिशा में गतिमान हो। यानी सपोज कर लीजिए कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा की ओर गति कर रही हैं, तो उस टाइम पे जो सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या होती है,
पहली ट्रेन की स्पीड माइनस दूसरे ट्रेन की स्पीड, यानी पहले ट्रेन की वेलोसिटी माइनस दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी, यानी वेक्टर वी ए बी बराबर वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी हो जाता है। यदि हम लोग दूसरे कंडीशन की बात करें, जब दोनों वस्तु विपरीत दिशा में गतिमान हो, यानी जब दो ट्रेन अलग अलग दिशाओं में गतिमान हैं, यानी अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, तो उनका जो सापेक्ष वेग है वो हो जाता है va और vb दोनों क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, यानी विपरीत दिशा में चल रहा है तब धनात्मक हो जाता है, वेग क्या हो जाता है उनका धनात्मक, यानी सापेक्ष वेग धनात्मक हो जाता है। और यदि एक ही दिशा में चल रहा है तो सापेक्ष वेग क्या हो जाता है मेरे भाई ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई ऋणात्मक हो जाता है। इतनी सी आप लोगों को बात याद रखनी है। यदि हम लोग बात करते हैं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्वरण यानी एसिलरेशन की। एसिलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट समय अंतराल में, यानी किसी विशिष्ट समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई त्वरण कहते हैं। इसको त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसका मात्रक की बात की जाए, SI मात्रक की, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और यदि बात की जाए कि ये कौन सी राशि है तो ये सदिश राशि है। चलिए त्वरण का मात्रक देखिए मेरे भाई, तो त्वरण का सूत्र देखिए, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। और वेग परिवर्तन की यदि बात की जाए तो वेग में दो प्रकार से परिवर्तन, यानी वेग दो होता है, एक अंतिम वेग होता है, एक प्रारंभिक वेग होता है। तो यदि हम लोग अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा करके समय अंतराल से भाग दे देंगे तो वही हमारा क्या निकल जाता है त्वरण, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं मेरे भाई v माइनस यू बाई टी, जो कि किसके बराबर हो जाता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। और इसी सूत्र से आप लोगों को पता है कि गति का प्रथम समीकरण बनता है। ये भी चीज आप लोगों को याद रखना है। अभी मैं गति के समीकरण को पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं गति के समीकरण की, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशंस की, इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है मेरे भाई, गति का समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण जो है v बराबर u प्लस ए टी। और यदि हम लोग गति का द्वितीय समीकरण की बात करें तो ये होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और गति का तृतीय समीकरण की बात करें तो ये होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें कि हम लोग अगर बात करें तो a जो है वो त्वरण का मान होता है, u जो है प्रारंभिक वेग होता है, v जो है वो अंतिम वेग होता है, t को हम लोग समय बोलते हैं, और s यहाँ पे क्या है मेरे भाई विस्थापन है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि अच्छा देखिए, इसी गति के तीनों समीकरण से आपके पेपर में या तो डायरेक्ट वो आपसे गति का प्रथम समीकरण पूछ देगा, द्वितीय पूछ देगा, या तृतीय के बारे में पूछ देगा, या तो इन समीकरण में कौन से समीकरण, मतलब इन समीकरणों के आधार पर वो पूछ देगा, चार ऑप्शन देकर के इसमें से कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, ये भी पूछा जा सकता है। या इसी समीकरण के आधार पर वो आपसे कुछ आसान प्रश्नों को भी रेलवे के एग्जाम में पूछते हैं। अच्छा चलिए एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे त्वरण जो है, ये तो त्वरण हम लोग नीचे जब जमीन की बात करते हैं तो त्वरण लगता है, लेकिन जब हम लोग देखिए जब हम लोग क्षैतिज दूरी तय करते हैं, जब हम लोग क्षैतिज दूरी तय करते हैं, ऐसे क्षैतिज दूरी जब तय करते हैं तो यहाँ पे हम लोग त्वरण क्या लेते हैं मेरे भाई a। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊर्ध्वाधर दूरी तय करते हैं, ऊर्ध्वाधर यानी ऊंचाई की बात करते हैं, वहां पे हम लोग त्वरण किसको लेते हैं स्मॉल g को लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे त्वरण जो है वो नियत नहीं होता है, यहाँ पे त्वरण जो है वो नियत नहीं होता है, इसमें कुछ न कुछ प्रश्न में आपके मान दिया रहेगा या त्वरण निकाल करके आपको सॉल्व करना रहेगा, लेकिन g का जो है स्मॉल g का मान आपको दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तो आप 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसको मान सकते हैं, और या तो इसको आप डायरेक्ट अगर चाहें तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे त्वरण के जगह पर रिप्लेस क्या हो जाएगा मेरे भाई, यदि अगर हम क्षैतिज की बात करें तो त्वरण a को लेंगे, और यदि हम लोग ऊर्ध्वाधर की बात करें तो त्वरण इसमें क्या लेंगे g को लेंगे। अच्छा अगर हम लोग क्षैतिज की बात करें,
क्षैतिज की बात करें तो विस्थापन मेरे भाई, विस्थापन की बात की जाए, क्षैतिज में विस्थापन की बात की जाए तो यस लेंगे। और यदि ऊर्ध्वाधर की बात की जाए तो वहां पे विस्थापन के जगह यानी विस्थापन के जगह हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऊंचाई की बात करेंगे। और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? यस के जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा मेरे भाई? एच हो जाएगा। तो जहां भी आपको, जैसे यहां पे गति के द्वितीय समीकरण में आपको यस दिखाई दे रहा है, यदि इसे ऊर्ध्वाधर इसमें फेंका जाए, किसी भी वस्तु को फेंका जाए, तो अब वो के यस के जगह क्या हो जाएगा? यच हो जाएगा। ए के जगह क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां यस के जगह यच हो जाएगा और ए के जगह जी हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है मेरे भाई। तो अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की ओर। इस चैप्टर के एमसीक्यू छूट गए थे, अब मैं एमसीक्यू कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं एमसीक्यू पे, जो कि मोशन चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में त्वरण का मात्रक क्या है। अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं त्वरण। तो त्वरण का मात्रक इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है: मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर क्यूब। तो आप लोगों को बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की दर बटे समय होता है। वेग परिवर्तन की दर बटे समय होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने ये भी बताया था कि ये एसआई मात्रक है और जो त्वरण होता है वो सदिश राशि होती है। तो मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? मीटर प्रति सेकंड 2 लोगों का होता है, या तो चाल का भी हो सकता है या वेग का भी हो सकता है। दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। यदि हम लोग मीटर स्क्वायर की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि क्षेत्रफल का मात्रक जो है, एसआई मात्रक, वो मीटर प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर होता है। यदि हम लोग आयतन की बात करें तो उसका मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों से त्वरण का मात्रक पूछा था, तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड तक गति करता है, तो पिंड का अंतिम वेग क्या होगा। और यहाँ पे एक चीज दे रखा है, ए बराबर आप लोगों को दे रखा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए का मान भी दे रखा है और वो यहाँ पे यू का मान भी दे रखा है। यहाँ पे आपसे टी का भी मान दे रखा है, वो आपसे भी का मान पूछ रहा है। तो अभी जस्ट आप लोग पढ़े कि गति का प्रथम नियम क्या कहता है मेरे भाई? गति का प्रथम नियम होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब यहीं पे जितने दिए गए हैं, जो दिया गया है उसका मान यहीं पे पुट कर दीजिए। जैसे v का मान तो निकालना ही है, अंतिम वेग, तो अंतिम वेग को ऐसे ही रहने दीजिए। u का मान कितना है मेरे भाई? 20 मीटर प्रति सेकेंड। a का मान 1 दिया है, ए का मान यहाँ पे देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। टी का मान यहाँ पे कितना दिया है? गुणा कर देंगे, टी का मान दिया है 10। टी का मान कितना दिया है मेरे भाई? 10। अब बस यहाँ पे चालू कर दीजिए सॉल्व करना। तो ये 20 प्लस 10 एक कम 10 हो जाएगा, और ये जब जोड़ेंगे हम लोग तो 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राधा 3 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में चलती है तथा बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। राधा के द्वारा तय किया गया विस्थापन तथा दूरी, विस्थापन भी ज्ञात करना है और दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे राधा के द्वारा चला गया विस्थापन और तय किया गया विस्थापन और दूरी को निकालना है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले किसकी बात किया है? विस्थापन की बात किया है। तो सबसे पहले विस्थापन के बारे में बात करते हैं। पहले कह रहा है कि पूर्व की ओर चलती है, तो पूर्व की ओर चलाइए राधा को। पूर्व की ओर चली, कितना किलोमीटर चल रही है? पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चल रही है। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ी और कितनी चली है? 4 किलोमीटर चली है। कितना किलोमीटर चली है? 4 किलोमीटर चली है। अब आपसे यदि विस्थापन पूछे तो ये प्रारंभिक और ये अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम
अगर कहीं प्रारंभिक और अंतिम दोनों लंबाई के बीच की न्यूनतम अगर लंबाई हम लोग निकालें या न्यूनतम दूरी निकालें तो वही हम लोगों का क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे विस्थापन बराबर हम लोगों का कितना आ जाएगा, 888 से 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण का मान 5 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ। तो यानी विस्थापन कितना हो गया हम लोगों का, 5 हो गया, जो कि देखिए पहले विस्थापन पूछा था तो पहले नंबर पे 5 ही होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अभी अगर हम लोगों को दूरी भी चेक करनी हो तो दूरी क्या होता है, अभी विस्थापन तो हम लोग छोड़ देते हैं, तो दूरी क्या होता है कि तय की गई कुल मार्ग की लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है। तो अगर हम इस विस्थापन को हटा दें तो दूरी तो यही ना होगी कि यहां से यहां चला और यहां से यहां चला, यानी 3 और 4 टोटल कितना चला, 7 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार का 12 मिनट में कितनी दूरी, यानी कार जो है 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, उसकी चाल कितनी है मेरे भाई, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कि मेरे भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल कितना दिया है, 35, चाल दिया है 35। अब ये बताइए 35 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, चाल हो गया, दूरी आपको कितना दी है, तो दूरी आपको क्या करनी है मेरे भाई, अच्छा दूरी निकालनी है। तो दूरी के लिए दूरी को दूरी ही रहने देते हैं, दूरी को दूरी ही रहने देते हैं। समय कितना दिया है मेरे भाई, 12 मिनट। अब 12 मिनट को अगर चेंज करेंगे घंटा में तो 12/60 हो जाएगा, 12 कम 12 5 60। अब ये 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7, यानी दूरी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भैया, तो दूरी आ जाएगी आपकी 7 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु की चाल का व्यंजक है, यानी वस्तु की चाल का मान क्या होगा। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु की चाल का मान क्या होगा, तो वृत्तीय पथ की बात कर रहा है, यानी ये वृत्तीय पथ है। अब इस वृत्त की, अच्छा चाल बराबर आप लोगों को पता होगा कि मेरे भाई चाल बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब ये बताइए कि ये वृत्ताकार पथ है, तो पथ की लंबाई, दूरी का मतलब होता है लंबाई, तो वृत्ताकार पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 2πr, और समय क्या है, तो वो t हो जाएगा। तो यहाँ पे वृत्ताकार पथ पर वस्तु की चाल का व्यंजक जो हो जाएगा वो 2πr/t हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समान गति की अवस्था में त्वरण यहाँ पे भरना है, यानी खाली स्थान है वहां पे भरना है आपको, क्या होगा, कह रहा है एक समान गति की अवस्था में त्वरण का मान क्या होगा। तो अब बताइए धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट इसके पहले आप लोगों को क्वेश्चन कराया जा चुका है या त्वरण के बारे में बताया जा चुका है कि अगर वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से अगर कहीं गतिमान है वस्तु, तो इसका मतलब है कि उस पर त्वरण जो है वो शून्य है, मतलब त्वरण जो है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एकांक समय में वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, या वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो भैया वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन बटे समय किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय किसको कहते हैं, तो मेरे भैया जाहिर सी बात है किसको कहते हैं, त्वरण को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, त्वरण। एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है त्वरण। त्वरण एक क्या होता है, सदिश राशि होता है। लेकिन यदि चाल की बात करें तो चाल क्या होता है, अदिश राशि होता है, जबकि विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है, जबकि दूरी क्या होता है, अदिश होता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल है। एक ट्रेन 100 मीटर की दूरी 8 सेकेंड में तय करती है,
तो ट्रेन की चाल क्या है मेरे भाई? चाल आपसे पूछा है, आप लोगों को बार बार बताया जा चुका है। चाल बराबर क्या होता है मेरे भैया? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब यहाँ पे दूरी कितना दिया है मेरे भाई? 100 मीटर, तो 100 लिखेंगे। और समय कितना दिया है? 8 सेकेंड, तो 8 से हमको भाग करना है। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25, 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार में? 25 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। और 25/2 को काटेंगे तो हम लोगों का आएगा 12.5 सेकेंड। 12.5 सेकेंड, यही हम लोगों का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है? 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। चाल है ना, तो मीटर प्रति सेकेंड आएगा मेरे भाई, मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में सदिश राशि बताइए। सदिश राशि को बताना है, तो आपको पता है कि वेग भी क्या है? सदिश है मेरे भाई। और इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, एसआई मात्रक। त्वरण क्या है? ये भी सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। विस्थापन क्या है? ये भी सदिश है। और इसका अगर मात्रक की बात कर ली जाए तो मीटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये सारे के सारे क्या हैं? सदिश राशियां हैं। बिल्कुल समझ में आए दोस्तों? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यही आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है? किसी पिंड के मंदन से क्या अभिप्राय है? अच्छा, मंदन का मतलब समझिए, जो त्वरण होता है यदि जो वेग है वो समय के साथ बढ़ता जाएगा तो वो त्वरण हो जाएगा, और यदि इस वेग जो है समय के साथ घट रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका मंदन कहलाएगा। तो यही चीज है मेरे भाई। ऑप्शन को चेक करिए। पिंड का वेग समय के साथ घट रहा है, पिंड का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, पिंड का त्वरण शून्य है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी क्या बताया? मंदन में क्या होगा? वेग समय के साथ घटेगा। तो कह रहा है वेग समय के साथ घट रहा है, यही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि पिंड का वेग जो है समय के साथ बढ़ता तो कभी मंदन होता ही नहीं। और यदि पिंड का त्वरण शून्य हो जाए, पिंड का त्वरण शून्य हो जाए तो वेग क्या रहेगा? एक समान वेग रहेगा, जो कि ये ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे भाई इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा, आप लोगों को मज़ा भी आया होगा, अच्छी चीज़ें जो है, अच्छी जानकारी जो है आप लोगों को सीखने को भी मिले होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं दोस्तों। जय हिंद।